नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। चेंज द व्यू। आज मैं अपनी एक किताब व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर IAS ऑफिसर्स के ऊपर बोलना चाहता हूँ। क्या है इस किताब के बारे में? यह किताब PSC इनके सिस्टम के ऊपर लिखी गई है कि अनुभव और योग्यता दोनों के ऊपर बात है, उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। UPSC, PSC, स्टेट PSC है, UPSC सबसे बड़ी परीक्षाएं होती है और इसमें कोई शक नहीं कि इसको क्वालिफाई करने वाले आदमी, बच्चे, स्टूडेंट्स बहुत ही प्रतिभावान होते हैं। किंतु क्या सिर्फ यही क्वालिफिकेशन परीक्षा को पास करने की इनको यह अधिकार देती है कि वो एक देश के सबसे बड़े अफसर बन सकें? क्या सिर्फ इस परीक्षा को पास करना ही एक उद्देश्य होना चाहिए? क्या इसमें अन्य चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए? योग्यता, अनुभव, अन्य क्षेत्रों में कला, संस्कृति, खेल, इनमें या समाज में कोई दूसरा इनका योगदान नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ किताबी ज्ञान ही सब कुछ होता है? क्या 21 साल, 22 साल, 25 साल में जो UPSC, PSC क्वालिफाई कर जाता है, उसके पास उन कॉलेज के प्रोफेसर, PhD डिग्री होल्डर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अन्य उन व्यक्तियों का जो संस्थाओं के हेड हैं, विद्वान हैं, कुलपति हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, प्रोफेसर हैं, जिन्होंने सालों साल पढ़ाई करी है, सालों साल लोगों को पढ़ाया है, उनका अनुभव क्षीण हो जाता है और सिर्फ 20-21 साल के, ये 21-22 साल के पास UPSC पास किए हुए लोग देश के IAS ऑफिसर्स बन जाएंगे और देश पर को चलाएंगे। आप किताब पढ़ें, इसमें बहुत विस्तृत रूप से बोला गया, बताया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि इसको परीक्षा को पास करने वाले बच्चे, स्टूडेंट्स बहुत ही प्रतिभावान होते हैं। किंतु क्या सिर्फ यही प्रतिभावान उन्हें एक मौका देती है कि IAS ऑफिसर्स बन जाएं? इस पे हम बात करने के पहले इसके पुराने इतिहास पे जाएंगे कि इसको ब्रिटिश आर्मी ने किस तरह से इस देश में लागू किया था, उसका उद्देश्य क्या था, और उसके ज़्यादा परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं जाना चाहूँगा। वो किताब में लिखा हुआ आप पढ़ लीजिए, क्यों इसको ब्रिटिश आर्मी ने लागू किया था, जिस पे किस तरह से अपना कब्जा कर सके, इतने बड़े विस्तृत देश को कैसे रूल कर सके, कैसे उस पर एक अपनी ताकत और पकड़ बना सके। क्यों एक IAS ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई एक मापदंड होना चाहिए? क्यों दूसरे क्षेत्र इसमें नहीं होने चाहिए? जो स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, जो कला संस्कृति में भाग लेते हैं, जो भारत स्काउट गाइड में भाग लेते हैं, जो NCC, NSS और बाकी दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, सेवा क्षेत्रों में भाग लेते हैं, वह अपना सैकड़ों हजारों घंटे इस दूसरी चीज़ों में लगाते हैं। क्या उनको नहीं चाहिए कि वो भी ये सब काम नहीं करके सिर्फ IAS की तैयारी करें, 15-15 घंटे पढ़ाई करें? अगर सभी 15 घंटे पढ़ाई करेंगे तो देश चलाने के लिए बच्चे कहाँ मिलेंगे? फिर देश कैसे चलेगा? अगर सब किताबी कीड़ा बन जाएंगे तो देश कैसे चलेगा? तो जो लोग सेवा के क्षेत्र में अपना समय देते हैं, जो पढ़ाई लिखाई में, सांस्कृतिक क्षेत्र में या स्काउट गाइड के तहत NCC के द्वारा अपना समय व्यर्थ करते हैं, मैं व्यर्थ ही बोलूँगा क्योंकि उनको तो फिर मौका नहीं मिल पाता है। उनके लिए तो दूसरी पोस्टें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन टॉप लेवल पोस्ट तो उन्हीं के लिए है जो उस परीक्षा को पास कर पाए और जो इस परीक्षा को पास कर पाए। तो फिर उनको भी चाहिए कि वो भी इन चीज़ों में ध्यान नहीं दें। क्या उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए कि वो अपना समय दे सकें, उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके, उनकी क्वालिफ़िकेशन का इसमें कुछ ऐड हो सके?
चलिए उससे भी आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान बोलता है कि 18 साल से कम उम्र का लड़की शादी नहीं होनी चाहिए और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं हो सकती है। इसका मतलब 21 साल से पहले वह शारीरिक और मानसिक रूप से शादी के लिए परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, 21 साल से पहले। लेकिन 21 साल से पहले वो आईएएस ऑफिसर्स के लिए क्वालिफाई कर सकता है। 12th के बाद में ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में वो यूपीएससी पीएससी की प्रीलिमिनरी एग्जाम दे सकता है, रिजल्ट आने तक वो उसको भी क्वालिफाई कर सकता है। तो 21 साल से पहले ही चांसेस होते हैं कि वो एक आईएएस ऑफिसर के रूप में प्रीलिमिनरी परीक्षा पास कर सकता है। और कई बार तो देखा गया 21 साल में भी लोगों ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा इसमें कहीं विरोध नहीं है आईएएस ऑफिसर्स के लिए, यूपीएससी ऑफिसर्स के लिए, पीएससी से स्टेट ऑफिसर्स के लिए। इस चयन पद्धति से मेरा प्रॉब्लम है, ये प्रक्रिया से मुझे प्रॉब्लम है कि इसमें सिर्फ किताबी कीड़े जो लोग होते हैं उन्हीं को मौका मिलता है और जो दूसरे क्षेत्रों में हैं उनको क्यों नहीं मौका मिलता है। क्योंकि मैंने भी अपना बहुत सा समय स्पोर्ट्स में बिताया है, समाज सेवा में बिताया है, भारत स्काउट गाइड में बताया है, और भी चीज़ें हमने करी हैं। लेकिन जो किताबी पढ़ने वाले थे वो पढ़ते ही रहते थे। नेचुरली हमारा परसेंटेज कम होगा। रही बात अनुभव की, तो हमें समाज का ज़्यादा अनुभव था, लेकिन हम क्वालिफाई परीक्षाएं पास नहीं कर पाए ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम उतना टाइम नहीं दिया। इसके भी आगे आते हैं। अब अनुभव के बारे में बात करते हैं कि आईएएस यूपीएससी पीएससी की परीक्षाएं पास करने वाले स्टूडेंट्स लगभग 15-20 घंटे पढ़ाई करते हैं। ये सभी जानते हैं। मैं सामान्यतः एक ही बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चे वाकई बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो अलग बात है, पर यह बात एक सामान्यतः हो रही है कि 100 में से 90% ऐसा होता है। 100 में से 90% बच्चे किताबी कीड़े होते हैं इसको। और सीधी सी बात है, जब 5-7 साल आईएएस की परीक्षा में नौकरी में रह लेंगे, अपने आप बहुत अच्छी हिंदी, बहुत अच्छी अंग्रेजी, अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलने लगेंगे, ऑफिस में काम करते करते उनको कागजी कार्रवाई का हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे देखिए कितना इंटेलिजेंट कलेक्टर है। अरे भाई, जो जिस फील्ड में रहता है उस फील्ड में मास्टर बन ही जाता है। जरूरी नहीं कि उसको उस चीज का पैतृक ज्ञान हो। जो भी व्यक्ति जिस फील्ड में रहेगा, कुछ समय बाद में, कुछ सालों के अभ्यास के बाद में उस चीज का वो मास्टर बन ही जाता है। यह कोई नई चीज नहीं है। चाहे पैतृक बिजनेस हो, चाहे ये हो। मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं अपनी फील्ड में जानता हूँ। आप जिस फील्ड में हो, आप कुछ सालों के बाद में उसमें मास्टरी कर लेंगे। बात रही अनुभव की। अब ये 15-17 घंटे, 14 घंटे, 10-10 घंटे जो पढ़ाई करते हैं, तो इनको समाज का क्या अनुभव होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्यतः सभी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर 100% के हिसाब से देखा जाए तो 100 लोगों ने अगर यूपीएससी पास करी है, 100 लोग आईएएस ऑफिसर्स बने हैं लेवल के, तो 100 में से कितने लोगों का समाज में कितना योगदान है, परिवार में कितना योगदान है। उन लोगों में से कितने लोगों ने समय निकाल के समाज सेवा के लिए काम किया है, स्पोर्ट्स के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है। क्या उन लोगों को यह पता है कि गुड़ पन्नी में मिलता है, तेल बोतल में मिलता है? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। उन लोगों कितने लोगों को इस बारे में पता होता है, उनको कितने लोगों को ये पता होता है कि आज शक्कर का रेट क्या है, तेल का क्या भाव चल रहा है, जीरा, लहसुन, राई, आलू, प्याज का बाजार में क्या रेट चल रहा है और कैसे कीमतें प्रभावित होती हैं। घर में वो कितनी मदद करते हैं। जिन्हें अपने घर का अनुभव नहीं होगा, वो देश का अनुभव कैसे ले सकता है। पूरा विचार बहुत बड़ा है, विषय बहुत बड़ा है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं संकीर्ण विचार से नहीं कर रहा हूँ, इस बात को बोल रहा हूँ। यह मैं इसको विस्तृत रूप से इस चीज को बोल रहा हूँ। मेरा
इस किताब का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ योग्यता के साथ में अनुभव का होना जरूरी है या नहीं, इस पर एक डिबेट है। यह किताब मैंने बहुत समय से किंडल पे डाली हुई है, अमेजन पे। इसके अलावा pothi.com उस पर भी डाली थी मैंने। अपने कुछ लोगों को मैंने PDF में ही भेजी थी, कुछ रिव्यू भी आए, लेकिन खुलकर इसके बारे में कोई ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी पढ़ाई का, जो स्कूल की पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य ये है कि बच्चा बड़ा होके IAS बन जाए, कलेक्टर बन जाए, पुलिस अफसर बन जाए, फिर दूसरे नंबर पे आता है डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए। उनका सिर्फ यही उद्देश्य होता है। अगर लिखा कोई टीचर इसके बारे में कुछ बोलना चाहेगा तो वो बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो भी जानता है कि वो बोलने से पढ़ाई की बुराई होगी। यहाँ पढ़ाई की बुराई वाली बात नहीं है, यहाँ देश वाली बात है। क्यों एक अस्पताल में, किसी बड़े संस्थान में, आप बड़े बड़े संस्थान ले लीजिए, बड़े बड़े वाणिज्यिक बैंक ले लीजिए, आप हमारा परमाणु ऊर्जा का केंद्र ले लीजिए, नौसेना अध्यक्ष ले लीजिए, हमारे थल सेना अध्यक्ष ले लीजिए, वायु सेना अध्यक्ष ले लीजिए, या हमारा जो भी बड़े बड़े संस्थान है, कला के क्षेत्र के, वाणिज्य के क्षेत्र के, विज्ञान के क्षेत्र के, जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्ष जो होते हैं या उनके जो बड़े सबसे बड़े अफसर होते हैं, वो डायरेक्ट कभी कभी कलेक्टर नहीं होते हैं। वो अपने क्षेत्र के बहुत 20-20, 25-25 साल के अनुभव नौकरी करने के बाद में अनुभव वाले लोगों को ही उनका अध्यक्ष बनाया जाता है। उसका अध्यक्ष नहीं, उसका इंचार्ज बनाया जाता उन संस्थाओं का। क्यों? क्योंकि उन्हें उस क्षेत्र का अनुभव होता है, उस फील्ड का अनुभव होता है इतने वर्षों का। क्या ऐसे ही रिटायर्ड लोगों को, या कम से कम जिनको 10 साल का अनुभव हो समाज में, क्या ऐसे लोगों को IAS अफसर्स के लिए वरीयता नहीं दी जानी चाहिए? सिर्फ 21 साल का लड़का या लड़की IAS अफसर बन जाएगा, PSC अफसर बन जाएगा? क्या नहीं चाहिए कि एक यह कॉलम लगाया जाए कि आपने 10 साल समाज के क्षेत्र में क्या काम किया, आपने समाज को क्या दिया, परिवार को क्या दिया, कला क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, संस्कृति के रूप में आपने क्या समाज के लिए किया है, देश के लिए किया है? क्या 50% इस पर निर्भर नहीं होने चाहिए? मेरा सिर्फ यह विचार है। यह किताब मैंने रिव्यू के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है, 2016 में भेजी थी मैंने, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वीकार किया है और इसको आगे के रिव्यू के लिए रख लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है कि भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में ये किताब मेरी भेजी जा चुकी है, तो कृपया आप इस किताब को पढ़ें, डाउनलोड करें, किंडल से पढ़ें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको फ्री में भी इसकी PDF की कॉपी भेज सकता हूं। आप मेरे ईमेल में मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर आप परचेस नहीं करना चाहते हैं, रिव्यू करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, रिव्यू करने के लिए, तो मैं आपको शायद मुफ्त में भी किताब भेजूंगा, आप पढ़िए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा इस किताब का उद्देश्य IAS अफसर्स के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, ना पद्धति के ऊपर ब्लेम करना है। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह है कि योग्यता और अनुभव के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि इतनी बड़ी पोस्टों के लिए क्या समाज में जिन्होंने अपना समय व्यर्थ किया है, जो समय लगाया है, क्या उसको शामिल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कृपया इस पे अच्छे स्तर की बहस करें आप। जितना डिबेट होगा उतना अच्छा होगा, पर उच्च स्तर की डिबेट करें। धन्यवाद।